हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी। और बच्चों ये इम्यूनोलॉजी का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। मैं हाइपर सेंसिटिविटी को शुरू में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चाहे आप नॉर्मल कोई एग्जाम दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, हर टाइप के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अगर आपको इम्यूनोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं तो मैंने उस पर 8 से 10 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप पहले वो देख सकते हैं जहाँ पे आपको इम्यूनोलॉजी के कुछ बेसिक पॉइंट्स पता चल जाएंगे, लाइक एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये सब आपको पता चल जाएगा उन 8 से 10 लेक्चर्स में। तो वो 8 से 10 लेक्चर्स का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना देर के बच्चों हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी टर्म से क्या समझ में आ रहा है? हाइपर का मतलब होता है नॉर्मल से ज़्यादा, दैट मीन्स यू कैन से इंक्रीज्ड। ओके, सेंसिटिविटी में मतलब कि जो बॉडी है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है। एक्चुअल में क्या सेंसिटिव हो रहा है? बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ पे हो चुका है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज्ड इम्यून रिस्पॉन्स। दैट मीन्स बॉडी कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, नॉर्मल से ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, जो कि हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। ओके, सो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी का जो रिस्पॉन्स होता है, ये आप एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ अ डिलीटीरियस रिस्पॉन्स, मतलब कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और यू कैन से डैमेजिंग इम्यून रिस्पॉन्स, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको डैमेजिंग इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी का जो ये इम्यून रिस्पॉन्स है बच्चों, इतना डैमेजिंग हो सकता है दैट इट मे लीड टू डेथ, मौत तक हो सकती है इसके केस में। हमेशा तो नहीं, बट किसी स्पेसिफिक केस में जब ज़्यादा हो जाए तब, ठीक है। अब स्टूडेंट्स टाइप्स की बात करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी जो है इट इज़ मेनली ऑफ 4 टाइप्स। वो 4 टाइप है। एक को बोलते हैं हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, देन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, सिंपली टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 को जो आज हम डिटेल में करेंगे, इसको हम IgE मेडिएटेड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। एज द नेम इंडिकेटिंग IgE मेडिएटेड, दैट मीन्स जो मेन रोल रहेगा इस इम्यून रिस्पॉन्स में टाइप 1 में, वो किसका रहेगा? IgE एंटीबॉडी का। ओके, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज होती है, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, मेनली ये 5 होती है बच्चों। तो इसमें जो मेन रोल रहता है वो रहता है हमारा IgE एंटीबॉडी का। ऑलराइट, टाइप 2, 3 और 4 हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे, तो अभी उनके बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। आज का मेन फोकस रखेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पे। सबसे पहले बात करते हैं रीजन की, कि ये होती किस कारण है। तो जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर कर जाता है, अब पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि टाइप 1 के केस में हम एंटीजन नहीं लेंगे, हम एंटीजन के बजाय हम अलर्जन वर्ड यूज करेंगे। ओके, एंटीजन के बजाय हम जो टर्म यूज करेंगे वो होगी अलर्जन। अब एंटीजन और अलर्जन में डिफरेंस होता है बच्चों। सबसे पहले तो एंटीजन और अलर्जन के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए, एंटीजन का मतलब कोई भी, मान लो लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई फंजाई है, या कोई पैरासाइट है, या उनकी बॉडी पे प्रेजेंट कोई प्रोटीन है, वो एंटीजन है।
और एंटीजन जो होता है ना वो हर किसी स्पीसीज के लिए, हर किसी जीव के लिए एक ही टाइप से नुकसान करता है। जैसे कि मान लो अगर कोई बैक्टीरिया मुझे नुकसान करेगा तो वो बैक्टीरिया आपको भी नुकसान करेगा, वो किसी और पर्सन को भी नुकसान करेगा, ठीक है। कोई वायरस अगर मुझे नुकसान कर सकता है तो वो आपको भी नुकसान कर सकता है, किसी और को भी नुकसान कर सकता है। तो एंटीजन जो होते हैं वो हर किसी के लिए खतरनाक होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई, कुछ भी हो। अलर्जन एक टाइप से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग एंटीजन में और अलर्जन में। तो अलर्जन जो होते हैं वो सभी को नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अलर्जन जो होते हैं ये हमें मिलते हैं एनवायरनमेंट से। ये हमारी बॉडी में टोटली आउटसाइड से एंटर करते हैं और ये हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है डस्ट। आपने देखा होगा कई लोग डस्ट से एलर्जिक होते हैं, उनको डस्ट से एलर्जी हो जाती है, ऑलराइट। सो डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन हो गए, या कोई स्पेसिफिक ड्रग हो गई, उनसे एलर्जी होती है कईयों को। तो ये देखो, अब ये एग्जाम्पल्स जो है ये है एलर्जन के। तो ज़रूरी नहीं है कि डस्ट से अगर मुझे एलर्जी हो रही है तो आपको भी एलर्जी हो रही होगी, ठीक है। हो सकता है मुझे एलर्जी होती हो, आपको नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डस्ट से। तो एलर्जन जो होते हैं वो सभी के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, बट एंटीजन आर हार्मफुल फॉर ईच एंड एवरी स्पीसीज। हर एक जीव के लिए, हर एक स्पीसीज के लिए एंटीजन जो होंगे वो खतरनाक होंगे, नुकसानदायक होंगे, ओके। उसके बाद जो अलर्जन होते हैं वो ओवरऑल पॉपुलेशन में से बात की जाए तो सिर्फ 20% पॉपुलेशन को नुकसान करते हैं। दे हार्म 20% पॉपुलेशन। आई होप राइटिंग आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक है। 20% पॉपुलेशन को ये नुकसान करते हैं। जैसे एक बार मैं अपना खुद का एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। एलर्जन वो सब्सटेंस होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, और इसीलिए हम IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी का एक और नाम रख सकते हैं। वी कैन सिंपली से इट एलर्जी। आपने सुना है बहुत बार, फलाने को एलर्जी हो गई है, उसने कोई दवाई ली, डॉक्टर ने कोई दवाई दी, उस दवाई से उसको एलर्जी हो गई, या कुछ खाने से एलर्जी हो जाती है, या कई लोग जब धूल मिट्टी वाले एटमॉस्फेयर में जाते हैं उनको एलर्जी हो जाती है, खेत में जाते हैं तो पोलन ग्रेन से कई लोग एलर्जिक होते हैं। मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो स्टूडेंट्स मेरे को फ्रूट एलर्जी है, और ये बात अभी मुझे कुछ टाइम पहले पता चली, व्हेन आई एट एप्पल, मुझे एप्पल एलर्जी है। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एलर्जन। अब जरूरी थोड़े ना मुझे एप्पल से, दुनिया में बहुत सारे लोग एप्पल खाते हैं, आप सब एप्पल खाते हैं, जरूरी थोड़े आप सबको एलर्जी होगी, लेकिन मुझे है, मेरे जैसे ऐसे बहुत भी मिल जाएंगे आपको। सो 20% पॉपुलेशन जो होती है वो एलर्जी से अफेक्टेड रहती है, एलर्जन से अफेक्टेड रहती है, ओके। वेल ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ। अब 2 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, उनको अच्छे से आप ध्यान रख लीजिएगा। एक है बच्चों प्रोफाइलैक्सिस, और दूसरा वर्ड है एनाफाइलैक्सिस। दोनों का मतलब पता होना चाहिए। देखो प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है, सबसे पहले हम समझते हैं प्रोफाइलैक्सिस मतलब, फाइलैक्सिस जो पीछे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रिवेंशन या यू कैन से प्रोटेक्शन, ओके। प्रो का मतलब होता है बिफोर, दैट मीन्स कुछ ऐसा लिया जा रहा है जो बीमारी से पहले ही प्रोटेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई अभी का लेटेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कोरोना के रिगार्डिंग हम। अब जो कोरोना की वैक्सीन आई है वो सबसे पहले किसको दी जा रही है? कोरोना की जो वैक्सीन है वो उन लोगों को दी जा रही है, जो उन डॉक्टर्स को दी जा रही है जो कोरोना वाले पेशेंट्स के वार्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको होने के चांस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले उन डॉक्टर्स को दे दी ताकि उनको बीमारी ना हो जाए। दैट इज़ प्रोफाइलैक्सिस, मतलब कि बीमारी होने से पहले ही हमने कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लिए हैं जो बीमारी ना होने दें। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जब मलेरिया वगैरह का सीज़न चलता है तो गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर क्या करते हैं, जगह जगह धुएं वगैरह का या DDT का छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आप एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मच्छरदानी घर पे लगा के आप सोते हो, दैट इज़ अ प्रोफाइलैक्सिस। मतलब कि आप कुछ ऐसे
कदम उठा रहे हो, आप कुछ ऐसे स्टेप्स उठा रहे हो जो आपको उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को ना होने दे। सो होते हैं प्रोफाइलैक्सिस। एलर्जी के केस में प्रोफाइलैक्सिस क्या है? कुछ ऐसी ड्रग्स दे दी जाती है, कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी जाती है जो कि ट्रीटमेंट में होने वाली ड्रग्स का नुकसान कम कर देती है। ठीक है। एक और सिंपल सा बताता हूँ आपको। जैसे कई बार डॉक्टर लोग जो होते हैं एंटीबायोटिक्स देते हैं। मान लो आपको जुकाम हो गया, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स दी। ठीक है। एंटीबायोटिक्स के साथ में आपने देखा होगा डॉक्टर आपको एंट एसिड भी देता है। क्यों देता है? और मल्टीवाइटामिन्स भी देते हैं। तो वो एक तरह की प्रोफाइलैक्टिक है। वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाते हैं, बॉडी के अंदर हीट पैदा ना हो, या कोई जो भी आपको एंटीबायोटिक्स दी जा रही है वो ज़्यादा नुकसान ना कर जाएं। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, उसके साथ में आपको कुछ प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स देता है। ठीक है, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि बिफोर प्रोटेक्शन। एनाफाइलैक्सिस क्या है? एना का मतलब होता है, लेट मी चेंज द कलर, एना मीन्स अगेंस्ट, फाइलैक्सिस मीन्स अगेन प्रोटेक्शन। ओके, यानी कि यहां पे कुछ ऐसी चीज बॉडी के अंदर चली गई है, जबरदस्ती लगा लो या अनजाने में लगा लो, जो बॉडी को नुकसान कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए, या मैं अपना ही अगेन खुद का एग्जाम्पल लेता हूं कि मुझे पता है मुझे एप्पल से एलर्जी और मैंने एप्पल खा लिया। ठीक है, तो एप्पल मेरे अंदर क्या करेगा, एनाफाइलैक्सिस क्रिएट करेगा, वो मुझे नुकसान करेगा। ठीक है, सो कुछ भी आप ऐसा, या अगर मान लीजिए आप डस्ट के एनवायरनमेंट में चले गए और आपको डस्ट एलर्जी है, तो वो आपके लिए एनाफाइलैक्सिस है, आपकी प्रोटेक्शन के अगेंस्ट है वो एनवायरनमेंट, आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, या आपको पता है कि आपको पोलन से एलर्जी है और आप खेत में चले गए, आपको पोलन से एलर्जी होगी ही होगी, आपको नुकसान करेगा, दैट इज अगेंस्ट योर प्रोटेक्शन, दैट इज एनाफाइलैक्सिस। और उसके बाद आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस होंगी, जो भी आपके ब्लड के अंदर जो रिएक्शंस होंगी, उनको हम बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक, दैट इज वेरी डेंजरस। एनाफाइलैक्टिक शॉक। एंड मैं एनाफाइलैक्टिक शॉक के बारे में जितना मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, शायद ही किसी ने किया हो, क्योंकि मैं खुद कुछ अराउंड 2 मंथ पहले एनाफाइलैक्टिक शॉक से गुजर चुका हूँ। जैसे कि अभी बताया कि कुछ टाइम पहले मेरे को पता चलता एप्पल के बारे में, बट मैंने स्टडीज़ को बाद में किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो मुझे पता चला कि एप्पल के जो ऊपर की जो रेड कलर की जो स्किन होती है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, अभी मुझे नाम नहीं ध्यान है, मैं बट बता रहा हूँ कि वो प्रोटीन्स बहुत से लोगों को एलर्जी करती हैं, क्योंकि आज के टाइम में फ्रूट्स के अंदर भी बहुत सारे केमिकल इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। खैर, सो एनाफाइलैक्टिक शॉक में क्या था, पूरी बॉडी के अंदर, पूरे ब्लड के अंदर तहलका मच जाता है बच्चों, जबरदस्त हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एनाफाइलैक्टिक शॉक। और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए, इट मे लीड टू, अगेन एज आई टोल्ड यू, इट मे लीड टू डेथ। ठीक है, डेथ तक हो सकती है। सो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। अब मैं इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कोई एलर्जन बॉडी में एंटर करेगा, कौन कौन सी सेल्स, कौन कौन सी एंटीबॉडीज कैसे कैसे बनेंगी, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी को हम 2 फेज में समझेंगे। पहला फेज रहेगा जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है एंटीजन का, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, और उसके बाद जब सेकेंड टाइम वही एलर्जन बॉडी में एंटर करता है, मतलब कि जब सेकेंड एक्सपोजर होता है, तब बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। और इन दोनों एक्सपोजर का प्रोसीजर यार एक्सपेलिंग गलत होगी क्या, ये दोनों का मैकेनिज्म समझने के बाद ही आपको ओवरऑल मैकेनिज्म या आपका ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट एक्सपोजर यानी कि फर्स्ट टाइम, मान लीजिए ये कोई एलर्जन है, अब ये एलर्जन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन है, आप खेत में गए हुए हो और कोई पोलन ग्रेन आपकी नाक में घुस गया, ये आपकी नोजी है, बहुत दिनों बाद में फेस बना रहा हूँ अजीब सा, खैर बन गया। ठीक है, ये एंटर कर गया आपकी नोज से, और नोज से होता हुआ अभी आपका अंदर चला गया है, और सिंपली ऐसे बना देते हैं, मतलब कि ये आगे अंदर आपके लंग्स में मान लीजिए आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे ये एलर्जन आपका आ गया लंग्स में। नाउ व्हाट विल हैपन,
देखिए सबसे पहले इसका सामना होगा सबसे बॉडी के जो सोल्जर सेल होती है दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज, उसके साथ में। लेट मी ड्रॉ अ मैक्रोफेज। आई ट्राई टू मेक इट डेंजरस बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर द एलर्जन, ये खा जाएगी एलर्जन को, ठीक है। सो मैक्रोफेज क्या करेगी, इसको ईट अप कर जाएगी। तू इधर आ, तेरे को मैं देखती हूँ, ये खा गई, ठीक है। एलर्जन गया इसकी बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर जाते ही ये एलर्जन जो है ये टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, लाइक दिस। अब ये क्या करेगी, इन छोटे छोटे पार्ट्स को उठाएगी और इसके सरफेस पे, मैक्रोफेज के सरफेस पे एक खास तरह का केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड MHC। व्हाट आई सेड, दैट इज कॉल्ड MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। दिस इज MHC टाइप 2, MHC2, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। ये क्या करेगा, मैक्रोफेज क्या करेगा, इसको छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा और तोड़ के इसको डिलीवर कर देगा MHC के ऊपर, लाइक दिस। MHC ने अब इसको अपने सिर के ऊपर होल्ड कर लिया है और ये क्या करेगी, अब ये इसको पकड़ के दिखाएगी दूसरों को कि भाई ये है दुश्मन, लो इसको करवाओ ख़त्म। तो मैं MHC इसको एक तरीके से ना दूसरी सेल्स को दिखा रही है। दूसरी सेल्स कौन सेल दूसरी है, दूसरी सेल है T हेल्पर सेल। तो ये बना दी यहाँ पे एक, अगेन वन मोर सेल, दिस इज T हेल्पर 2 सेल, और ये है T हेल्पर 2 सेल का एक रिसेप्टर जो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो T हेल्पर सेल ने जब इस एंटीजन को और यू कैन से इस एलर्जन के पीस को देखा तो ये T हेल्पर सेल क्या करेगी, इट विल रिलीज कुछ स्पेसिफिक केमिकल, कुछ खास तरह के केमिकल्स सिक्रेट करेगी। कौन कौन से केमिकल होंगे, लाइक दिस। ये केमिकल्स हैं बच्चों, इनको बोलते हैं इंटरल्यूकिन्स। और दो, वैसे तो इंटरल्यूकिन बहुत टाइप के, यहाँ पे जो सीक्रेट होते हैं वो हैं इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, ठीक है। क्या हुआ, मैक्रोफेज ने एलर्जन को खाया, छोटे पीसेस में तोड़ा और तोड़ने के बाद उसने उसको क्या किया, अपने सिर पे बैठा लिया, ठीक है। मैक्रोफेज के सरफेस पे खास स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड MHC2। MHC2 के ऊपर, एक्चुअली MHC के ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे MHC1 और MHC2 को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये इसके अंदर ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस कैसे होता है, और ये आपको समझना भी जरूरी होगा वहाँ पे। देखिए उसके बाद जब इसने इसको रिप्रेजेंट किया अपने सरफेस पे MHC ने, तो T हेल्पर 2 सेल ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, भाई ठीक है, मेरे को समझ में आ गया ये दुश्मन कौन सा है। उसके बाद T हेल्पर 2 सेल एक्टिवेट हो गई और एक्टिवेट होकर के उसने कुछ स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल सीक्रेट किए दैट आर कॉल्ड इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 4 एंड IL-5, ओके। अब ये इंटरल्यूकिन कहाँ पे जाएंगे, दे विल अटैच विद B सेल, ठीक है। हमारी दो मेन सेल होती है B सेल एंड T सेल जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है। सो दिस इज, for example, this is B cell. Now there is a special receptor over B cell. जैसे ही ये इंटरल्यूकिन जा करके B सेल के साथ में यहाँ पे अटैच होगा तो B सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। B सेल दो खास तरह की सेल में डिवाइड हो जाएगी, मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल। इट विल डिवाइड एज one is memory cell and another is plasma cell। मैं इसीलिए आपको बोला था कि अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इम्यूनोलॉजी की, आपको बिल्कुल नहीं पता B सेल T सेल या कुछ भी, तो आप पहले मेरे वो 8-10 लेक्चर्स देख लीजिए, बेसिक लेक्चर्स हैं, ताकि आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो B सेल के ऊपर जैसे ही ये IL इंटरल्यूकिन अटैच होगा, B सेल डिवाइड हो जाएगी प्लाज्मा सेल में एंड मेमोरी सेल में। उस मेमोरी सेल की बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेमोरी सेल जो होती है फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो इसका जिक्र अभी नहीं करते हैं हम, ठीक है, इसको कैंसिल आउट करो। प्लाज्मा सेल की बात करनी है आज हमें। प्लाज्मा सेल क्या करेगी, इट विल सीक्रेट एंटीबॉडीज, इट विल सीक्रेट एंटीबॉडीज। नॉर्मली ये जो एंटीबॉडी सीक्रेट करती है वो होती है IG
जी एंड IgM, ये दो एंटीबॉडी है नॉर्मल केस में सीक्रेट करती है। नॉर्मल केस से मेरा मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कोई बंदा है, कोई इंसान है, उसको वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, वो डस्ट वाले एनवायरनमेंट में चला गया या खेत में चला गया, पोलन से उसको ज़्यादा एलर्जी वगैरह नहीं होती है, तो उसके केस में IgG और IgM सीक्रेट होती है, और ये IgG IgM क्या करेगी, उस एलर्जन को डिग्रेड करवा देगी, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। नॉर्मली ये केस सॉर्ट आउट हो जाता है, थोड़ी बहुत छींक वगैरह आएगी और ज़्यादा बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आज का केस ऐसा नहीं है। दिस इज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें क्या होता है कि जो बी सेल के ऊपर ये रिसेप्टर है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे फोकस कीजिए सभी स्टूडेंट्स, लेट मी चेंज दी कलर हियर। बी सेल का जो ये रिसेप्टर है ग्रीन कलर वाला, ये चेंज हो चुका है। ये एक्चुअली में दिस इज यू कैन से मॉडिफाइड रिसेप्टर, और यू कैन से म्यूटेटेड, इसमें म्यूटेशन हो गया है सर्टेन रीजंस की वजह से म्यूटेशन हो गया है, सो यू कैन से इट इज अ मॉडिफाइड रिसेप्टर। ओके, खराब हो चुका है ये रिसेप्टर, अब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और क्या मतलब है मॉडिफाइड का, इट बिकम्स, दिस रिसेप्टर बिकम्स हाइपर सेंसिटिव, ये रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिव बन गया है। मतलब समझाता हूँ हाइपर सेंसिटिव का आपको। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी बोल दो ना तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं उस बात पे, बात इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन वो रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, हाइपर सेंसिटिव। बी सेल का रिसेप्टर भी बिल्कुल वैसा ही है। अब ये नॉर्मल से ज़्यादा रिएक्ट करेगा। अब जैसे ही इंटरल्यूकिन इसके ऊपर आके अटैच होंगे ना, नॉर्मल केस में क्या सीक्रेट करता था, IgG IgM, जिनसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट इन दिस केस इट विल नॉट, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी नॉट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा सेल इस केस में IgG IgM की बजाय दे विल start to make IgE antibodies. They will start to make, let me change the color to make it IgE antibodies. Y शेप की एंटीबॉडीज दिखती है इसलिए मैं ये ऐसे बना रहा हूँ। ओके, सो नॉर्मली प्लाज्मा सेल नॉर्मल लोगों में IgG IgM सीक्रेट करती थी, बट क्योंकि बी सेल का रिसेप्टर खराब हो गया है और वो हाइपर सेंसिटिव हो गया, इसीलिए जैसे ही इंटरल्यूकिन पे अटैच होगा, इस केस में IgG की बजाय ये स्विच हो जाएगी IgE पे, ये भी सीक्रेट करेगी, ये रिलीज करेगी IgE। इस चीज़ को बोलते हैं क्लास स्विचिंग। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 मार्क का कि व्हाट इज क्लास स्विचिंग, तो आप बता सकते हो कि नॉर्मली जो प्लाज्मा सेल IgG या IgM एंटीबॉडी सीक्रेट करती थी, अब वो स्विच हो गई है किसी दूसरी एंटीबॉडी पे। ठीक है, कौन सी है दूसरी एंटीबॉडी, इट इज़ IgE। और ये IgE तबाही मचा देगी पूरे सिस्टम में, नुकसान करने वाली है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा। सो क्या करेगी ये IgE। अब IgE का नुकसान समझने के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले एक और सेल को, दैट इज कॉल्ड मस्ट सेल, दैट इज कॉल्ड मस्ट सेल। सो मस्ट सेल बनाता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल दिस इज मस्ट सेल। मस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है स्पेशल ग्रेन्यूल्स लाइक दिस, और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं जैसे बुलबुले होते हैं पानी के, समथिंग लाइक दैट, तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं बुलबुलों के जैसे, इनके अंदर एक स्पेशल केमिकल भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड, वैसे बहुत सारे केमिकल होते हैं इनमें, लाइक हिस्टामाइन, हेपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, डिफरेंट प्रोटीन्स लाइक दिस। तो ये एक बार मैंने मस्ट सेल का स्ट्रक्चर बना लिया। मस्ट सेल के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो भी दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए यहाँ पे रिसेप्टर बना लेते हैं मस्ट सेल के, दीज आर स्पेशल रिसेप्टर्स। ओके, इन रिसेप्टर को बोलते हैं FCER रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड FCE रिसेप्टर्स। FCE का मतलब क्या है, FC का मतलब होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइन
फ्रैक्शन क्रिस्टलाइन, और ई का मतलब है क्योंकि ये IgE के लिए है, ओके। सो फ्रैक्शन क्रिस्टलाइन और ई स्टैंड फॉर बिकॉज दे अलाउ द अटैचमेंट ऑफ IgE एंटीबॉडी। तो IgE एंटीबॉडी आएगी और मस्ट सेल के इन रिसेप्टर्स के ऊपर आकर के अटैच हो जाएगी। तो ये होगी अटैच लाइक दिस, ये होगी अटैच लाइक दिस, ठीक है। यहाँ तक आई होप चीज़ें सबको क्लियर है। अभी हमारा फर्स्ट एक्सपोजर की ही बात चल रही है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही ये IgE एंटीबॉडी मस्ट सेल के सरफेस पे अटैच होगी स्टूडेंट्स, मस्ट सेल सेंसिटाइज हो जाएगी। मस्ट सेल अब क्या हो गई है, सेंसिटाइज, संवेदनशील हो गई है, पहले से ज़्यादा रिएक्टिव हो गई है, ठीक है। यहां तक हमारा अब मस्ट सेल हमारी सेंसिटाइज हो चुकी है, और अब ये चीज़ हमें समझ आएगी फेज 2 में जब सेकंड एक्सपोजर होगा। तो यहाँ तक फर्स्ट एक्सपोजर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट एक्सपोजर में क्या क्या होता है, सारी के सारे स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब इस सेंसिटाइज मस्ट सेल के साथ क्या होगा जब यही एलर्जन, जो ये एलर्जन था, ये पोलन ग्रेन था, दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करेगा। सेकंड एक्सपोजर में देखिए, जब वही एलर्जन, मान लीजिए पोलन ग्रेन की बात की थी, वही पोलन ग्रेन दोबारा उस बंदे की बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं, लास्ट में कहाँ पे छोड़ा था कि ये मान लीजिए सेल की मेम्ब्रेन है, और मैं मस्ट सेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन थी वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट था, एज आई टोल्ड यू FC रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट था। ये FC रिसेप्टर की टेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज FC रिसेप्टर टेल, ओके, लाइक ऐसे होता है ये रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर पे एंटीबॉडी अटैच होगी आकर के, लाइक दिस इज IgE एंटीबॉडी, ओके, दीज आर IgE एंटीबॉडी, जिन्होंने ये कंप्लीट, मैं अभी जो बना रहा हूँ ये मस्ट सेल की बात कर रहा हूँ, मस्ट सेल के सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मस्ट सेल सेंसिटाइज हो चुकी है। अब जब यही एलर्जन दोबारा आएगा तो आकर के ये IgE के ऊपर अटैच होगा यहाँ पे, और कैसे अटैच होगा, इस टाइप से अटैच होगा, लाइक दिस, एक इस एंड से और इस एंटीबॉडी के इस एंड से, ठीक है। तो ये एक तरह की ना क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। दिस इज यू कैन से एलर्जन जो है क्रॉस लिंक हो गया है यहाँ पे एंटीबॉडी के सरफेस पे, ओके। अब जब ये क्रॉस लिंक हो जाएगा उसके बाद में अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलेगी, और फाइनली जो ग्रेन्यूल्स थे वो फूट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, एंड दे विल सीक्रेट केमिकल्स जो एलर्जी करते हैं। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम एक एक स्टेप को समझेंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे है। तो देखिए, जो ये रिसेप्टर है, ठीक है, दीज आर FC रिसेप्टर्स, इनके नीचे, इनके यहाँ पे ये इनके टांगे हैं, these are the legs, these are the tail, you can see tail of receptor। यहाँ पे एक स्पेशल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ITAM। ITAM एक तरह का रेडियो है, ये लो, ठीक है, इसको रेडियो ऐसे बना देते हैं, रेडियो ही दिखा देते हैं इसको। दिस इज ITAM। ITAM स्टैंड फॉर इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन एक्टिवेशन मोटिव। फिर से बताता हूँ, इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन एक्टिवेशन मोटिव, नोट्स में मिल जाएगी सारी की सारी फुल फॉर्म लिखी हुई, तो टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ये रेडियो है, ये भेजेगा सिग्नल, इट विल सेंड अ सिग्नल। किसको सिग्नल भेजेगा, ये सिग्नल भेजेगा PTK। PTK इज अ स्पेशल एंजाइम दैट इज कॉल्ड प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, जैसे ही इसको सिग्नल जाएगा, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज क्या करेगा, जस्ट अ मिनट, देयर इज वन मोर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलाइपेज C। इधर लिख देता हूं, फॉस्फोलाइपेज C। तो PTK दैट इज प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, ये इस फॉस्फोलाइपेज C को, इसका फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, इसका करवा देगा फॉस्फोराइलेशन। इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, PLC, ठीक है। तो PLC का क्या करवा दिया, फॉस्फोराइलेशन। PLC हैज बीन फॉस्फोराइलेटेड, राइट, ओके। अब ये PLC फॉस्फोराइलेट होने के बाद में व्हाट विल
इट डू फर्दर, ये क्या करेगी आगे, एक केमिकल है दैट इज कॉल्ड PIP, दिस इज फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटोल फॉस्फेट। ये इसका ब्रेक डाउन करवा देगा, जो फॉस्फोराइलेटेड PLC है इसका ब्रेक डाउन करवा देगा, एंड इट विल चेंज इनटू DAG एंड IP, it will change into DAG and IP, actually IP3, okay. DAG is diacylglycerol, IP3 सबको पता है, इट इज आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। अब आगे देखिए क्या होगा, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में। मान लीजिए ये है सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, IP3 क्या करेगा, इसको लीक कर देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, कैल्शियम आयन करेंगे दोस्ती किसके साथ, डैग के साथ, डाइसल्ग्लिसरॉल के साथ, डैग की होगी दोस्ती कैल्शियम आयन के साथ, और दोस्ती की ताकत इतनी कि दोनों मिलके मचाएंगे घमासान आगे। कैसे, ये सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे एक स्पेशल प्रोटीन को, दैट इज PKC, दैट इज PKC, इट इज प्रोटीन काइनेज C, प्रोटीन काइनेज C को कर दिया एक्टिवेट। बस यहां तक अगर कहानी समझ में आ गई तो मैकेनिज्म समझ में आ गया मान लो आपको, ठीक है, क्योंकि अब आगे जो करना है PKC को करना है और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। PKC को एक्टिवेट कर दिया है, PKC को एक और चीज है जो एक्टिवेट करेगी, वो भी आपको समझना जरूरी है, तो उसको मैं साइड में समझाता हूं आपको। यहां पे करते हैं हम, ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं, इतना इतना देखिए, शॉर्ट में फटाफट बताता हूं। सेल मेम्ब्रेन पे हमने देखा यहाँ पे लाइक दिस IgE एंटीबॉडीज अटैच है अलर्जन के साथ में, ठीक है, ये हमने किया था, और इनकी ऐसे टेल थी नीचे। अब यहाँ पे एक और एंजाइम होता है जिसके बारे में अब आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे एलर्जन की क्रॉस लिंकिंग होगी, एडिनाइलेट साइक्लेज यहाँ पे सेल के अंदर जितना भी ATP पड़ा हुआ है उसको कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक AMP में, ATP को कन्वर्ट कर देगा किसमें, साइक्लिक AMP में। अब साइक्लिक AMP का लेवल बट इंक्रीज होगा, और ये कुछ ऐसा होगा कि एक बार इंक्रीज होगा 15 सेकंड के लिए, फिर डिक्रीज होगा अगेन 15 सेकंड के लिए, फिर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इस टाइप से फ्लक्चुएट रहेगा CAMP का लेवल। CAMP के लेवल का कम होना ज़्यादा होना, इससे क्या होगा, इससे अगेन PKC और मॉलिक्यूल भी एक्टिवेट हो जाएंगे। सो CAMP भी क्या कर रहा है, एक्टिवेट PKC, प्रोटीन काइनेज C। तो दोनों के दोनों जो पाथवे हैं, ये वाला पाथवे भी और ये वाला पाथवे, दोनों पाथवे कुल मिला के PKC को एक्टिवेट कर रहे हैं। इस PKC पे क्यों इतना जोर लगाया जा रहा है, क्यों इसको इतना एक्टिवेट किया जा रहा है, अब ये समझना जरूरी है। जैसे ही PKC एक्टिवेट हो गया, मान लीजिए काम बन गया आपका, जो मतलब कि ये ओवरऑल हाइपर सेंसिटिविटी का प्रोसेस था, मान लो हो गया। कैसे, PKC दो काम करेगा, मैं पेज चेंज करता हूँ, प्रोटीन काइनेज C पहला काम तो क्या करेगा, ग्रेन्यूल्स की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, इट विल इंक्रीज ग्रेन्यूल परमिएबिलिटी, किसके लिए, फॉर वाटर, यानी कि ये ग्रेन्यूल है बच्चों, और इस ग्रेन्यूल के जो पोर्स हैं वो ओपन हो गए हैं, सिर्फ वाटर को अंदर आने दे रहे हैं। तो जब इसके अंदर वाटर जाएगा, अब मान लो एक बलून है, उसके अंदर पानी डालोगे, उसको फुलाओगे, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही ग्रेन्यूल का जो साइज था वो वाटर के कारण अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ग्रेन्यूल स्वेल हो गया है, वो फूल गया है,
एक तो ये काम किया पीकेसी ने, और दूसरा काम क्या करेगा, इसको धक्के मार के सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेज देगा। मान लीजिए ये सेल है, ये मस्ट सेल है, ओके, एंड दीज आर ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स अब क्या हो चुके हैं, स्वेल हो चुके हैं, फूल चुके हैं, उनके अंदर केमिकल भी भरा हुआ है, वाटर के कारण वो फूल भी चुके हैं। दीज आर ग्रेन्यूल्स, ओके, दिस इज मस्ट सेल। नाउ सेकेंड काम मैं लिख देता हूं, इट विल सेंड देम टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो हियर इज फॉर एग्जांपल दिस इज पीकेसी। पीकेसी क्या कर रहा है, इनको सेल मेम्ब्रेन की तरफ धकेल दिया इनको। अब जब ये बुलबुले, जब ये ग्रेन्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से टकराएंगे, दे विल रप्चर, दीज विल रप्चर एंड दे विल सिक्रेट केमिकल, और उस केमिकल से ही होती है एलर्जी। ठीक है, तो ये इनसे क्या होगा, ओवरऑल ग्रेन्यूल रप्चर होंगे एंड दे विल रिलीज डिफरेंट केमिकल्स, आउट ऑफ विच जो सबसे ज़्यादा सुना हुआ नाम है वो लिखता हूँ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन के अलावा और कुछ प्रोटीन्स भी रिलीज़ होते हैं, एक सेरोटोनिन है वो भी रिलीज़ होता है, तो अलग अलग चीज़ें रिलीज़ होती है। ये हिस्टामाइन करेगा एलर्जी, दिस हिस्टामाइन विल कॉज एलर्जी। ये है पूरी की पूरी कहानी। ऑल राइट, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, इंपॉर्टेंट अब निष्कर्ष बाकी है, तो जुड़े रहना बच्चों, सोना नहीं है अभी आपको, बस थोड़ा सा रह गया है, बस थोड़ा सा। ठीक है, ये हिस्टामाइन एक्चुअल में करता क्या है, ये हिस्टामाइन 4 काम करेगा। क्या क्या 4 काम करेगा, 4 नुकसान करेगा। वो 4 नुकसान कौन कौन से हैं, इस हिस्टामाइन के 4 नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये होगा कि ये एसिड के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, इट विल इंक्रीज एसिड सिक्रेशन। एसिड सिक्रेशन अगर ज़्यादा होगा हिस्टामाइन के कारण, तो आपके पेट में जलन होगी, छाती में जलन होने लग जाएगी, आपको बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, इट विल इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन। म्यूकस जब सिक्रेट होगा तो क्या होगा, नाक बहने लग जाएगी, छींकें आने लग जाएगी, और स्पेशली अगर आपके ब्रोंकाई के अंदर ऐसा हो रहा है, ब्रोंकाई के अंदर अगर म्यूकस भर रहा है, म्यूकस बन रहा है, तो ब्रोंकाई भर जाएगी, फिलअप हो जाएगी, और सांस लेने में दिक्कत होगी, रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तीसरी बात, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एंड चौथी बात, जो ब्रोंकाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। और ब्रोंकाई अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो दम घुटने लगेगा, जैसा कि एस्थमा के लोगों, एस्थमा के पेशेंट्स के साथ अक्सर होता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये कहानी होती है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ रिसर्चर इसका सोल्यूशन क्या है। तो डॉक्टर लोग जो इसका ट्रीटमेंट देते हैं वो 2-3 मेन ड्रग्स आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। एक तो यूज करते हैं एपिनेफ्रिन। ओके, एपिनेफ्रिन काफी हद तक सिचुएशन को स्टेबलाइज कर देता है। एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन यूज की जाती है। एंटीहिस्टामाइन में जैसे कि आपने सेट्रिजिन है या लीवोसेट्रिजिन है, और इस टाइप की मेडिसिन जो वो यूज करते हैं। और एक ड्रग है, और यू कैन से सिंपली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं। तो ये 3 मेन, इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती है, बट ये 3 मेन ड्रग तो आपको ध्यान रखनी है, एपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामाइन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। तो आई होप बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि एक चीज़ को कवर करने की, आपको समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे। एक बात का आप विशेष ध्यान रखा कीजिएगा, आप वीडियोस को प्लेलिस्ट में देखा कीजिए ताकि आपको 1 बाय 1 लेक्चर मिलता रहे, अदरवाइज आप भटक जाते हो, आपको पता नहीं चलता है एक के बाद नेक्स्ट कौन सा लेक्चर है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।